Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's class we're gonna read Social Science History of class 8th. The name of the book is Our Past 3 and the chapter we're gonna continue is Ruling the Countryside. That is the third chapter of class 8th history. So in previous videos we have discussed why there was need of crops in the Europe and why they started. What does color have a history in this? We have read the role of indigo and what kind of refined indigo our country India has produced, and then why did the Britishers turn to India for the demand of Indian indigo increased. So in this video, we're gonna read the entire case study of indigo कि इंडिगो कैसे ग्रो करते हैं, इंडिगो कितने निज कल्टीवेशन रियोटी कल्टीवेशन हम इसी में पढ़ेंगे. हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिगो क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे कल्टीवेट करते हैं, सब कुछ. ये वीडियो आखिरी वीडियो है चैप्टर नंबर 3 की. तो हम पढ़ते हैं. पहली बात तो जो इंडिगो है वो ब्लू कलर डाई है जो कि हम पढ़ चुके हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में इंडिगो ग्रो होता है, गर्म वार्म एरियाज में, और हमारे इंडिया का टेम्परेचर वार्म ही है. 4 मंथ्स ही ठंड होती है ज्यादातर मोस्टली. इट इज यूज टू डाई क्लोथ्स. ठीक है, यहाँ पे इंडिया जो यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो कॉटन की इंडस्ट्री ज्यादा सेट हुई थी और जैसे जैसे कॉटन क्लोथ्स प्रोड्यूस हुए थे. अब कॉटन को तुम ऐसे तो यूज नहीं करोगे, उसको कलर करके यूज करना पड़ेगा. तो उसको डाई करने के लिए इंडिगो का कंसेप्ट आया था कि इंडिगो अच्छे तरीके से डाई हो सकती है. और लेकिन जो सप्लायर्स थे, जो वेस्ट इंडीज और जो हमारा अमेरिका था जो इसका बहुत बड़ा सप्लायर था इंडिगो का, वो नहीं सप्लाई कर पाया. इसलिए जो ब्रिटेन है वो उसकी सारा डिमांड इंडिया की तरफ आ गया कि हम इंडिया विल प्रोड्यूस इंडिगो. क्योंकि पहले क्या होता था, इंडिगो की हमारी इंडिया से बहुत थोड़ी क्वालिटी जाती थी, सॉरी क्वांटिटी जाती थी इंडिगो की ब्रिटेन में. बट अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ या फैला. प्रॉपर हम पढ़ेंगे. द इंक्रीज इन द डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, ब्रिटेन नीड इंडिगो टू डाई क्लोथ्स, जो हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, एक चीज और, जो इंग्लैंड का टेम्परेचर था वो टेम्परेट टेम्परेचर था, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर था और वो सूटेबल नहीं था इंडिगो के लिए. जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन चाहिए, थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए. It improved indigo from other places, particularly from West Indies and North America. However, the collapse of indigo plantation to these regions during the late 18th century forced Britain to look for the supplies of other areas. To meet its growing demand, Britain turned to India. आज हम पढ़ेंगे कि how Britain turned to India. अब इंडिगो तो इंडिया में ग्रो हो रहा था बहुत टाइम से, मिडीवियल टाइम से, लेकिन बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ग्रो होता था. लेकिन अब कंपनी को दिक्कत आ गई तो कंपनी ने इतने फार्मर्स को फोर्स किया, बंगाल के फार्मर्स को जबरदस्ती बोला कि आप इंडिगो ही उगाइए, आप कुछ मत उगाइए, और आप कोई फूड ग्रेन्स नहीं उगाने, आपको राइस वीट कुछ नहीं उगाना, आपको सिर्फ इंडिगो उगाना है, हमें सिर्फ इंडिगो चाहिए. तो इंडिगो एक मेजर एक्सपोर्ट बन गया इंडिया से. तो इंडियन इंडिगो वॉज अ मेजर एक्सपोर्ट, यानी कि सबसे ज्यादा इंडिया से जो ब्रिटेन जा रहा था, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, वो इंडिगो था. दैट मीन्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है. यहाँ इम्पोर्ट यानी कि आना, एक्सपोर्ट यानी कि जाना. So, since indigo cultivation fetched huge profit to the company, some officials started investing indigo plantation privately. इतना इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था इंडिगो कल्टीवेशन कि वहां के जो ब्रिटिश और ऑनर्स, ब्रिटिश ट्रेडर्स या कल्टीवेटर्स ने प्राइवेटली भी अपनी प्लांटेशन कर दी. प्लांटेशन में कल्टीवेटर्स को पॉइंट वगैरह सब कुछ किया, मतलब प्राइवेट इंडिगो प्लांटेशन उन्होंने अपनी बना दी. अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि दो टाइप की होती है कल्टीवेशन. 2 मिनट. 2 टाइप की कल्टीवेशन होती है.
एक हमारी होती है कैपिटल इंटेंसिव कल्टीवेशन और एक हमारी होती है लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब जो कैपिटल इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली पैसा लगता है, बहुत ज्यादा मनी लगता है या पैसा लगता है, मनी बहुत ज्यादा चाहिए कैपिटल इंटेंसिव जॉब के लिए। और लेबर इंटेंसिव जॉब के लिए हमें बहुत ज्यादा लोग चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो दो टाइप की कल्टीवेशन है। एक जिसके अंदर पैसा बहुत चाहिए कि अच्छे अच्छे सीड्स चाहिए, प्रॉपर मशीन्स चाहिए या ट्रैक्टर्स चाहिए, कुछ भी बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है कैपिटल इंटेंसिव जॉब के अंदर। और लेबर इंटेंसिव के अंदर बहुत ज्यादा लोग चाहिए एक्सट्रीमली। सिर्फ जैसे सपोज अगर नॉर्मल कल्टीवेशन में अगर 10 लोग चाहिए तो लेबर इंटेंसिव के लिए 20 से 25 से उससे भी ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इंडिगो लेबर इंटेंसिव था, यानी कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए थे जो अलग अलग जगह पे काम करें। तो और दूसरी चीज, द प्लांटर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कल्टीवेटर्स दैट ही वुड ओनली सो इंडिगो। अब जो मेन जैसे है प्लांटर्स कौन है, हेड है। जो कल्टीवेटर्स जिनका लैंड है, सपोज मेरी लैंड है और मैं कल्टीवेटर हूँ, तो इनको प्लांटर्स इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा कोई भी फूड ग्रेन, कोई टी कॉफी या वीट या राइस या कोई भी आलू गोभी कुछ आप नहीं उगाओगे। आप सिर्फ के सिर्फ इंडिगो ही उगाना है आपको, जब तक इंडिगो, यू विल ओनली कल्टीवेट इंडिगो। इस पे जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं वो साइन करते थे और इनको पैसे वगैरह मिल जाते थे। ओवर द टाइम प्राइस पेड टू द कल्टीवेटर्स, यानी कि जो पैसे कल्टीवेटर्स को मिलते थे वो कम थे, पहले भी कम मिलते थे पर धीरे धीरे तो बहुत कम हो गए। द इंडिगो कल्टीवेटर्स दे सफर्ड अंडर द एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, उनको लॉस होता जा रहा है बहुत जबरदस्त, तो दे स्टार्टेड सफरिंग। ना उनको पैसे पे हो रहे हैं, ना उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। एक बुक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं बट बीच में आपके एक मेंशन है कि 1860 में एक बुक भी लिखी थी दीनबंधु मित्रा ने, नील दर्पण। नील दर्पण किसके ऊपर थी, हमारे इंडिगो प्लांटर्स की, वो कल्टीवेटर्स के ऊपर थी। द इंडिगो प्लांटिंग मिरर कहते हैं इसको। इसके अंदर बताया जाता है कि इंडिगो प्लांटर्स क्या क्या मतलब कैसे कैसे बिहेव करते थे या कैसे ह्यूमिलिएट या अब्यूज करते थे कल्टीवेटर्स को, या जबरदस्त फोर्स करते थे कल्टीवेटर्स को कि आप सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करेंगे एंड यू वोंट ग्रो एनीथिंग एक्सेप्ट इंडिगो। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ हाउ इंडिगो प्लांटर्स कमिटेड एट्रोसिटीज टू इंडियन इंडिगो कल्टीवेटर्स। उसके बाद है कि इंडिगो कल्टीवेटर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री टू सो द अदर क्रॉप, जैसे मैं बात कर चुकी हूँ। इफ ही वर ही कुड नॉट, because he found that indigo crop has exhausted the fertility। जैसे मैंने शायद पिछली वीडियो में बात किया था कि एक बार अगर आप इस आपकी लैंड है ये और आप कल्टीवेटर है, एक्स कल्टीवेटर है, उसकी लैंड है, एक बार उसने इंडिगो ग्रो कर दिया इस लैंड में, पहली बात तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि तुम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इंडिगो ग्रो करोगे। और एक बार उसने इंडिगो ग्रो कर भी दिया तो उसकी जो फर्टिलिटी है उस लैंड की वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद इंडिगो ग्रो करने के बाद वो कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर भी नहीं सकता, क्योंकि हर क्रॉप को एक ह्यूमस चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ह्यूमस या फर्टिलिटी चाहिए सॉइल में। और इंडिगो फर्टिलिटी ले लेती थी और उसके बाद वो जो लैंड थी वो खराब हो जाती थी, उसमें कोई दूसरी क्रॉप उग नहीं सकती थी। अब इंडिगो दो टाइप की, इंडिगो कल्टीवेशन दो टाइप की है, जैसे हमने बात करी, एक निच कल्टीवेशन है, एक रोटी कल्टीवेशन। अब सबसे पहले हम निच कल्टीवेशन का नाम पढ़ते हैं। निच कल्टीवेशन में क्या होता था, जो प्लांटर है यानी कि जो हेड है, ये इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे इन द लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by direct employing the hired laborers। एक टाइप निच कल्टीवेशन में सपोज इसकी एक लैंड है, प्लांटर है, ये सपोज प्लांटर का नाम है ए। अब ए इज अ प्लांटर, तो या तो वो ये लैंड खरीद लेगा, ठीक है, और या वो ये लैंड किसी दूसरे बंदे से, सपोज आर एक और इंसान है, आर से इसने पैसे दिए आर को और कहा कि मैं ये लैंड रेंट पे ले रहा हूँ, ठीक है, इसने रेंट पे लैंड ली। और जैसे इसने रेंट पे लैंड ली, इसने बहुत सारे लेबर या फिर कल्टीवेटर्स को हायर किया, हायर्ड लेबर्स यानी कि
सिर्फ पैसे दिन के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे, कितने दिन के लिए तुम हायर कर रहे हो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो हायर्ड लेबर्स को इन्होंने लगाया इस लैंड पे टू कल्टीवेट इंडिगो। The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile land, and these were all densely populated. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो भी इंडिगो सबसे पहले तो फर्टाइल लैंड पे उगेगी, दूसरी ये फर्टिलिटी ले लेगी एक बार उगने के बाद, एक बार ग्रो होने के बाद। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर हमने मोस्टली जो फर्टाइल लैंड है, जो अच्छी लैंड है, वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड होती है, उसमें लोग रहते थे, और कुछ ही जगह होती है, स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। पूरी लैंड में सिर्फ थोड़ी सी जगह मिलती थी। तो जब लैंड के एरिया ही छोटा मिल रहा है, तो कल्टीवेशन प्लांटर्स नीड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो हम इंडिगो प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो बड़ा प्रोसेस है, तभी तो इतने सारे लेबर्स चाहिए, तो उसके लिए बड़ी लैंड चाहिए होती थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी, जो फर्टाइल लैंड है, जो अच्छी लैंड है, वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड थी, वहाँ पे ऑलरेडी लोग अपना फूड ग्रेन्स वगैरह यूज करते थे। तो प्लांटर्स को सिर्फ थोड़ी सी ही लैंड मिलती थी आउट ऑफ ऑल द लैंड, तो उसमें मैनेज करना एज अ कल्टिवेटर या एज अ प्लांटर बहुत मुश्किल हो जाता था। आगे देखते हैं। They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But this always led to conflicts and tension. अब एक चीज और, यहाँ पे प्लांटर्स और कल्टीवेटर्स के बीच में ना एक रिवोल्ट टाइप का होगा। वो भी क्यों? बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहली बात तो प्लांटर्स कल्टीवेटर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो और दूसरा ये था कि ये लीज पे लेते लैंड, कुछ 1 साल या 2 साल के लिए लैंड लेंगे, तो एंड वहां पे जो लोग रहते थे, वहां से उनको हटा देते थे कि आपको, जैसे सपोज इन्होंने एक लैंड ली, वहां से इन्होंने जो पीजेंट्स वहां पे काम करते हैं उनको हटा दिया, और ये सिर्फ इंडिगो के लिए यूज होगी। तो जब तुम किसी बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे पीजेंट्स या लेबर और प्लांटर्स के बीच में, when planters and labor was needed precisely at the time when the peasants were usually busy with their rice cultivation। और जब peasants राइस कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे इनको मतलब लेबर इंटेंसिव जॉब है। ये इंडिगो कल्टीवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव जॉब, तो ऑब्वियसली इनको लेबर चाहिए होता था। अब जब इनको लेबर चाहिए, तो जो वहाँ पे लेबर जिनको काम करना है, वो अपने राइस कल्टीवेशन या कुछ और कर रहे होते थे, बिजी होते थे। तो निच कल्टीवेशन लार्ज स्केल में चाहिए थी एंड आल्सो रिक्वायर्ड प्लोज एंड बुलॉक्स। एक बीघा इज लाइक अ यूनिट ऑफ लैंड। यहाँ पे मैंने इससे लिख दिया एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, क्योंकि ये बुक के अंदर ही मेंशन है आपकी। तो एक बीघा चाहिए होता था इनको। अ बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉट्स, यानी कि सपोज ये हमारी लैंड है, इसके अंदर भी एक यूनिट, इसके अंदर भी 2 प्लो या एक मशीन्स होती है, बुलो कार्ट से हमने देखा होगा कि एक बुलो कार्ट होता है, उसके पीछे एक मशीन सी लगी होती है, मतलब इट इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। तो जो प्लो है वो 2 प्लोज रिक्वायर्ड होते थे एक बीघा में। तो इसका मतलब है कि दिस मीन दैट प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड रिक्वायर्ड 2000 प्लोज। अगर एक लैंड में 2 प्लोज रिक्वायर्ड हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि इसका मतलब बहुत ज्यादा प्लोज रिक्वायर्ड है। ब्लो कार्ट वाली जो गाड़ी है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो वो जो प्लोज होते थे, जिससे फील्ड को मतलब उसमें एयर करी जाती थी। इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, मतलब इसको मैनेज करना, इतनी ज्यादा प्लोज को बहुत ज्यादा दिक्कत की बात थी। ना ही सप्लाईज आसान थे, ना ही पीजेंट्स काम करने के लिए आसान थे, क्योंकि या तो जो ब्लॉक कार्ट्स है या फिर जो प्लो है, ब्लॉक कार्ट्स वाला बोल, जो या तो ब्लॉक है या प्लोज है, या तो वो राइस कल्टीवेशन के लिए बिजी होते थे। मतलब सप्लाई गैदर करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। देखो, हमें एक लैंड चाहिए, सपोज हमें लैंड मिल गई, हमें लेबर चाहिए, सपोज हमें लेबर भी मिल गए, बट अब हमें चाहिए कि साथ में प्लो हो या फिर कल्टीवेट करने की मशीन्स हो, काइंड ऑफ राइट। तो हमें प्लो चाहिए, और प्लो भी हमें 1:2 की रेशियो में चाहिए।
लाइक अगर लैंड 1 है तो प्लो 2 चाहिए, तो अगर लैंड 1000 होगी तो प्लो भी 2000 होंगे। तो इतनी ज्यादा इतने ज्यादा प्लोज या ब्लॉक को गैदर करना बहुत मुश्किल की बात थी। आगे देखते हैं। तो यही था निज कल्टीवेशन का, सिर्फ इतना कि निज कल्टीवेशन एक काइंड ऑफ लार्ज स्केल में होता था और इसके लिए लार्ज लेबर चाहिए थी, और बेसिकली ये प्लांटर्स हायर करते थे। जो मेन हेड थे या प्लांटर्स थे, वो एक लैंड को लेते थे रेंट पे, लीज पे, या अपनी जमीन खरीदते थे और उसमें कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन कैसे करते थे? हायर्ड लेबर को वहां पे लगाते थे, जिसको उन्होंने हायर किया उन लेबर को। आगे देखते हैं रियोटी कल्टीवेशन। रियोटी कल्टीवेशन क्या होती है? प्लांटर्स वर फोर्स्ड द, देखो हमने पहले भी रियोट वाली सिस्टम में पढ़ा था कि रियोट्स कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं। तो जो प्लांटर्स हैं, जहाँ की हमने पढ़ा कि जो प्लांटर्स हैं वो फार्मर्स को फोर्स करते थे किसी ना किसी तरीके से कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो। और विलेज का जो हेड है वो भी बोलता था कि आप या तो उसको बोलते हैं कि आप रियोट्स या फार्मर्स के बिहाफ पे साइन कर दो, या उनको बोलो कि साइन कर दे। और जिन्होंने एक बार साइन कर दिया उनको दे गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको कैश एडवांस में कैश मिल जाएगा और उसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम होगा, और उनको बस इंडिगो उगाना है। तो ये था इसके अंदर, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि एक सिस्टम है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने को कह रहे हैं प्लांटर। वो कॉन्ट्रैक्ट किससे साइन करवाएंगे? सिर्फ फार्मर से साइन करवाएंगे। अनलाइक द निज सिस्टम, जो प्लांटर्स हैं उसकी अपनी जमीन नहीं है। वो वो क्या करता था? वो बातचीत करता था एक फार्मर से, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था। या तो वहाँ के जो वहाँ का जो हेड है उस विलेज का, उसको बोलता था कि अगर आपके विलेज में 100 फार्मर्स हैं या 50 फार्मर्स हैं, तो आप 50 फार्मर्स से साइन करवा दीजिए वो जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर ये जो प्लांटर है, ये उनको कैश देंगे, जो भी कैश अमाउंट होगी वो उसको कैश देगा कि टू ग्रो द इंडिगो इन हिज ओन फील्ड। ये सिस्टम होता था। बट यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट रेट भी कम होता था। बट यहाँ पे एक चीज और है कि द लोन कमिटेड बाय द, जो लोन वो ले रहे हैं इंडिगो इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, वो 25% पे होता था एट द एरिया अंडर, मतलब कम से भी कम 25% होता था उस लोन पे एज अ इंटरेस्ट। और while the cultivator prepared the soil, sowed the seed and looked after the crops, यही बोल रहे हैं वो कि 25% पे इंटरेस्ट है। When the crops was delivered to the planter after the harvest, the new loan was given to the root। तो अब सपोज मैं सपोज ए कल्टीवेटर है, उसने एक फार्मर है, मेरे से ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब उसने ये उसकी फील्ड है, उसने इस फील्ड पे इंडिगो कल्टीवेट कर दिया। उस 25% का लोन था उसका। पहली बात तो उसने चलो किसी तरीके से उसको कल्टीवेट कर दिया, इंडिगो को। इंडिगो कलेक्ट करके उस प्लांटर्स के ए प्लांटर के पास चला गया, ठीक है। अब जो प्लांटर है इसने इसको पैसे दे दिया। अब इसने इसको पैसे के साथ एक नया लोन का दे दिया कि तुम थोड़े से पैसे और ले लो और दोबारा से इंडिगो उगाओ। तो ये जो लोन है, a new loan was given to Riot. The cycle started all over again. The peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system is. The price they got for the indigo produced was very low, and the cycle of loan never ended. Suppose अगर मेरी दो किले जमीन है या मेरे पास दो कुछ ज्यादा जमीन है और मैंने इस जमीन पे इंडिगो ग्रो कर दी, और चलो ये जमीन भी खराब होगी, इस पे ग्रो कर दी, ये जमीन खराब होगी। पहली बात तो मैं लोन पे कर नहीं कर पाऊंगी, ऊपर से लोन पे लोन, लोन पे लोन, तो एक प्रॉपर डेट सिस्टम हो जाता था। और लोगों को फाइनली रियलाइज हुआ कि रियोटी सिस्टम बहुत मुश्किल है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये पिक्चर्स बनी हुई है। द वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century in Bengal from the Colesworthy ग्रांट रूरल लाइफ 1860। ये पिक्चर्स बनी है कि ये लोग प्लांटर्स की पिक्चर्स हैं। ये पूरा सिस्टम दे रखा है आपकी आपकी जो बुक के अंदर पेज नंबर भी दे रखा होगा। ये प्रॉपर फिगर्स हैं जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंडिगो विलेजर्स वर यूजली
They were usually around the indigo factories by the planters, factories owned by the planters. After harvest, the indigo planters was taken to the vats. वैट्स के ये वैट होती थी, यहाँ पे इनको लेकर जाया जाता था. In the indigo factory, 3 or 4 vats were needed to manufacture a dye. यानी कि एक डाई को बनाने के लिए 3 या 4 वैट्स की जरूरत है और इनको लेकर जाया जाता था. और ईच वैट का अलग सिस्टम होता था. उस पर लीव्स को उस प्लांट से लीव्स को निकाला जाता था. लीव्स को वार्म वाटर में घोला जाता था, थोड़ी देर के लिए सोक किया जाता था और फिर स्टर किया जाता था. फर्मेंटिंग का मतलब होता है स्टरिंग, स्टेरिंग. और कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको घुमा रहे हैं. उसके बाद उसमें बॉयल हो जाएगा तो उसकी एक पर्टिकुलर. नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट ऑफ द लिक्विड. जो रोटन लीव्स को निकाल के उसको ड्रेन कर देंगे और दूसरे वैट का काम शुरू हो जाएगा. पहले वैट में क्या हुआ, हमने उसको घुमाया, फर्मेंटेड किया या फिर थोड़ा सा बॉयल किया. उस पर दूसरे वैट में लेकर चले गए. सेकेंड वैट नोन एज द बीटर वैट. यहाँ पे सोल्यूशन को बार बार घुमाया जाता था और पैडल से बीट किया जाता था. व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन, जब वो जो लिक्विड है जो बॉयल हो रहा है वो ग्रीन से ब्लू बन गया और लाइम वाटर, उसमें थोड़ा सा ना लाइम वाटर ऐड कर दिया जाता था वैट के अंदर और इंडिगो सेपरेट हो जाता था. बस ये प्रॉपर सिस्टम है कि कैसे इंडिगो बन रहा है. उसको ड्राई करना है, उसके बाद उसको सेल करना है. बाकी ये फिगर्स हैं कि अलग अलग फिगर्स हैं जहाँ पे आपको दिखाना है कि इंडिगो कल्टीवेटर्स कैसे दिखता था. ये सिस्टम इतना ज्यादा हार्श हो गया कि लोगों ने रिबेल कर दिया. उनको लोन डेट सिस्टम में पड़ जाना या फिर बहुत इनकी लैंड खराब हो जानी. तो फाइनली 1859 में इनकी आंखें खुली फार्मर्स की. और थाउजेंड ऑफ रियोट्स, रियोट्स मीन्स फार्मर, बंगाल में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे. और एक रिबेलियन हो गया. इस रिबेलियन को ब्लू रिबेलियन या इंडिगो रिबेलियन कहते हैं. तो और इन्होंने क्या किया, रियोट्स गुस्से में तो वैसे ही थे, तो उन्होंने जो प्लांटर्स की फैक्ट्री थी, प्लांटर्स की फैक्ट्रीज थी उस या फिर उनकी घर वगैरह था उस पे अटैक कर दिया. स्वॉर्ड से, स्पीयर से, जो जो भी इनके पास चीजें थी, तीर कमान थे, ठीक है, जो भी थी, तलवारें थी, जो कुछ भी था. और जो वुमेन है, दे टर्न्ड अप टू फाइट विद पोट्स, पैन्स, किचन implements. Those who worked for the planters were socially boycott. अब वो लोग जो प्लांटर्स के साथ काम कर रहे हैं उनको भी इन्होंने बॉयकॉट कर दिया. और गोमस्ता होते थे, गोमस्ता एक्चुअली प्लांटर्स के एजेंट्स होते थे जिनको जो फार्मर्स को कहते हैं परसुएट करते थे या फिर जबरदस्ती साइन करवा देते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है. उनको भी बहुत बुरी तरह पीटा या पीटा ना. तो रियोट्स ने बोला कि हम अब इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे. एंड nor will be bullied by the planters lathias, लाठी wielding strongmen. एक्चुअली क्या होता था, जब ये लोग साइन नहीं कर रहे या ये लोग मना कर देते थे पहले एक दो इंसान, तो इनको मारा भी जाता था. कहते रही तो अब्यूज या ह्यूमिलेट किया जाता था कल्टीवेटर्स को. एंड दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो. तो जब रिबेलियन हुआ तो लोगों ने रिबेल कर दिया. Peasants strongly boycotted Indian servants working in European owned plantation. Women took part in this resistance. 1859 में इंडिगो रियोट्स फेल्ट that they had support of local जमींदार. अब जो लोकल जमींदार थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, या विलेज हेडमैन थे जिनको बोला जाता था कि आप साइन कर लो, उन्होंने भी जो कल्टीवेटर्स हैं उनका साथ दिया प्लांटर्स के अगेंस्ट. बहुत सारे विलेजेस में ये होता था कि जो हेडमैन को भी, मैं कह रही थी कि एक हेडमैन को बोला जाता था, एक वहां के हेड को बोला जाता था कि आप सभी फार्मर्स के बेसिस पे एक साइन कर दीजिए. अब जिनको फोर्स किया जाता था कि आप सबके सबके बेसिस पे या सबको कंसीडर करके आप साइन कर दो, फोर्स कभी भी उनको भी फोर्स किया जाता था. वो भी इस ब्लू रिबेलियन में फार्मर्स के या कल्टीवेटर्स के साथ खड़े हुए. तो इन्होंने दे मोबिलाइज्ड, यानी कि इन्होंने इकट्ठे करे इंडिगो पीजेंट्स को, इनके साथ लड़ाई इनके साथ मिलके प्लांटर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी. दूसरी जगहों पे जमींदार वेंट अराउंड विलेज टू विलेज अर्जिंग द रियोट, यानी कि उनको बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप रिजिस्ट
या प्लांटर्स के अगेंस्ट आप मना कर दीजिए, ठीक है। जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। जमींदार क्यों इनके साथ थे? क्योंकि पहले के टाइम पे जमींदार पावरफुल थे, और अब जैसे जैसे प्लांटर्स की इनकम बढ़ रही है या इनकी मतलब इनका पैसे बढ़ रहे, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो जमींदार भी ज्यादा खुश नहीं थे प्लांटर्स से, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया फार्मर्स या पीजेंट्स के साथ या कल्टीवेटर्स के साथ। इंडिगो peasants also imagined that British government would support them in their struggle against the planters. After revolt of 1857, British government was particularly worried about the possibility of other popular rebellion. अब एक्चुअली क्या होता है कि अभी 1857 का हम पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके देखते हैं। तो एक्चुअली 1857 में भी एक रिवोल्ट हुआ था, तो हम 1857 का नहीं पढ़ा, बट 1857 को भी इस चैप्टर में, इस क्लास में आपका पढ़ोगे आप कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सब लोग साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे। तो अब ये जब इंडिगो रिबेलियन ना 1857 के बाद हुआ था, तो 1857 को हम 1857 में एक्चुअली क्या होता है कि सब लोग मिल गए थे अलग अलग जगहों से कि अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रीजंस थे, वो हम अगली क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए इतना जानिए कि 1857 को हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये बहुत हाई लेवल पे वाइडली रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि यार 1857 में भी इन्होंने हमारे अगेंस्ट एक रिबेलियन किया था और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे थे बहुत हद तक, तो वो सपोर्ट मतलब वो देवर लाइक ठीक है, वो चाहते थे कि ये जो रिबेलियन है इसको सप्रेस हो जाए, ये ज्यादा बढ़े ना। गांधी जी ने भी इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था चंपारण से, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में कुछ। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट किया। ब्रिटिशर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये टूर कर रहे थे रीजन, एक जगह को घूम रहे थे उस जगह में 1859 में। तो जो वहाँ के फार्मर्स हैं इन्होंने देखा कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इसको एज देयर लाइक अपनी एज अ सिंपैथी समझ लिया कि ठीक है शायद ये हमारे साथ खड़े हैं। when in बरसात यानी कि रेन वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट थी एशली एडन issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. एशली एडन ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसपे इन्होंने मैजिस्ट्रेट थी, और 1859 में इन्होंने एक साइन किया एक एग्रीमेंट में, जिन्होंने बोला कि जिस एग्रीमेंट में लिखा होता कि फार्मर्स को जबरदस्ती नहीं बोला जाएगा कि आप जबरदस्ती इंडिगो को ग्रो कीजिए। एडन वाज ट्राइंग टू प्लेसेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल द, बात वही होती है कि इसके टाइम पे ब्रिटिशर्स फार्मर्स के साथ खड़े हुए, कल्टीवेटर्स के साथ खड़े हुए, और ये रिबेलियन का सोल्यूशन ये निकला कि फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिसको एशले ने साइन किया था, मैजिस्ट्रेट थी वो उस टाइम पे, और इसमें उन्होंने लिखा कि अब फार्मर्स को या कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to Indigo district. They wrote the misery of the riots. जो प्लांटर्स की टायरनी थी या प्लांटर्स की तानाशाही थी वो बंद हो गई, चीजें बेटर हो गई, सब आई गेस वही लिखा है। एक कमीशन बिठाई गई जिसका नाम था इंडिगो कमीशन। इन्होंने इंडिगो कमीशन ने इंडिगो प्रोडक्शन पे थोड़ा सा देखा, थोड़ा सब समझा प्रॉपर, और कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी हेल्ड किया, प्लांटर्स को गिल्टी समझा, और दे क्रिटिसाइज कि जैसे जिस मेथड से ये जबरदस्ती कल्टीवेटर्स को फोर्स कर रहे थे उसको क्रिटिसाइज किया, और डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है फार्मर्स के लिए, और एक दिस कमीशन आस्क्ड द रियोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस कमीशन में उन्होंने ये बोला कि ठीक है आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो वो आपको करना पड़ेगा, बट अगर वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को जो आप ऑलरेडी साइन कर चुके हो, लेकिन आगे से आपको कोई फोर्स नहीं करेगा किसी भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने को। आज इस चैप्टर में इतना ही था, ये वीडियो भी थोड़ी लंबी बन गई बट फाइनली इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया हाफ आवर में।
So this is it for today. Have a good day. And if you if you understand everything in this chapter, please like our video and subscribe to Learners University. Have a good day.